मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल आरजेस बायोलॉजी एजुकेशन हब में। और जैसा कि आप जानते हो कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने जो है इसके एक पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद में अगला जो अपना पोर्शन है वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पढ़ने से पहले हम जब इसका डिस्कशन शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपको मेरे पीछे की वीडियो जो है वो समझ में आ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको भी हम इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम रखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड पार्ट जो करेगा उसमें हम रखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहेंगे जो दो कार्य करे। तो यहाँ पर दो कार्य कौन कौन से होंगे? पहला कार्य कि उस सेक्स का वो गैमेट बनाए, तो क्या बनाए? गैमेट। और दूसरा उस सेक्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने वाला हार्मोन सीक्रेट करे। तो दूसरा कार्य होना चाहिए हार्मोन सीक्रेट करना। तो यहाँ पे गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, तो इसका जो गैमेट रहेगा उसको हम कहेंगे ओव्यूम या अंडकोशिका। और हार्मोन जो है तो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने वाला जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। और ये दोनों कार्य करने का जो काम है वो करती है ओवेरी यानी अंडाशय। तो अंडाशय को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि ये जो दो मेन काम है वो दोनों पूरा कर रही है। अर्थात फीमेल का जो गैमेट है उस गैमेट का डेवलपमेंट भी अंडाशय के अंदर होता है तथा अंडाशय के द्वारा ही वह हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हो डेवलप होते हैं। तो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप करेगा और ये डेवलप करने का काम जो कौन करता है? एस्ट्रोजन। ध्यान रखना कि फीमेल में एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है फीमेल में। अब सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है उनके अंतर्गत वही जो है एसेसरी डक्ट सिस्टम आएगा। तो फर्स्ट नंबर एसेसरी डक्ट सिस्टम जिसके अंतर्गत जो कई डक्ट जो है वो इसमें शामिल होगी। जैसे हम बात करें तो ओविडक्ट जिसको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं और दूसरे नंबर पे गर्भाशय यूट्रस। इसके अलावा 3 नंबर पे सर्विक्स और 4 नंबर पे तो वेजाइना और इसके अलावा एक्सटर्नल जो जेनेटी है वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी रहेगी जो अपना सीक्रेशन जो है वो स्रावित करती है। तो ये ग्लैंड्स भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स जो फीमेल के अंदर जो पाई जाती है और उनका क्या क्या कार्य है। तो इस तरीके से जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटेंगे। तो एक बार वापस जो है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं तो उनका जो है पूरा अध्ययन हम एक डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो देखो बोर्ड पे सामने, तो यहाँ पर एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन से सेक्स ऑर्गन जो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि फीमेल हो चाहे मेल हो उनके अंदर जो गोनेट का जो डेवलपमेंट होता है वो अपने लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो पेल्विक ब्रिम है उसके ऊपर होता है। तो फीमेल में जो है वो डिसेंट नहीं करते हैं, वहीं पर ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं तो इनको हम कहेंगे ओव्यूल। और ये तो हो गए इनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो है क्योंकि दो अंडाशय है तो दोनों तरफ जो है दो ट्यूब्यूल्स या दो डक्ट जो है वो पाई जाती है। इस पूरी जो डक्ट है इसको हम कहेंगे ओविडक्ट।
या इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहिए। तो ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है। अब अगर इस फैलोपियन ट्यूब को हम देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है इसका, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम जो है, ये वो स्थान है जहां पर ओवेरी से जब ओव्यूम रिलीज होगा तो सबसे पहले इसी पार्ट में आएगा। इसका जो अंतिम सिरा है वो अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं उसके ऊपर। तो जैसे ही ओव्यूम रिलीज होगा तो ओव्यूम रिलीज होने के बाद में ये अंगुलीनुमा पर्वत जो इस ओव्यूम को अंदर लेंगे और इनफंडिबुलम में ले लेते हैं। तो ये जो है इनको फिब्री कहेंगे। जो अंगुलीनुमा पर्वत है इनको फिब्री कहेंगे। तो ये फिब्री जो है वो अंगुलीनुमा होते हैं जो ओव्यूम को अंदर लेने का काम करते हैं। ओव्यूम जैसे ही अंडाशय से रिलीज होगा तो उसको अंदर ले लिया जाएगा और यहीं पर जो है सबसे पहले ओव्यूम मरेगा। अब इसका जो अगला पार्ट है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का, उसको कहते हैं एम्पुला। और एम्पुला के बाद का जो ऊपर का पार्ट है इसको हम कहते हैं इस्थमस। और जहां पर एम्पुला और इस्थमस जुड़ते हैं उस स्थान को हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जो जंक्शन। तो यहाँ पर ये जंक्शन होगा जहां पर ये दोनों ट्यूब जुड़ेगी। तो इसी तरीके से इस तरफ भी जो यही ट्यूब्स रहेगी, यही ट्यूब्स रहेगी और दोनों तरफ की जो ओविडक्ट है वो आके एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है। इस थैलेनुमा संरचना को हम कहेंगे यूट्रस या गर्भाशय। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुलरी इस्थमस जो है इसके जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ से जो जायगोट बनेगा वो जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता हुआ जो है वो इसी गर्भाशय में आकर और स्थापित होता है, जहाँ पर उसके जो है वो जो फीटस निर्माण की पूरी प्रोसेस और बेबी निर्माण जो इसी के अंदर होगा। तो इसको हम गर्भाशय कहेंगे। अगर मैं गर्भाशय की बात करूं तो गर्भाशय जो है वो 3 लेयर का बना होता है। इसकी सबसे अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के बारे में बता दूं कि ये जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। उपकला उत्तक की बनी हुई होती है जो लेयर का काम करती है। फिर इसकी दूसरी जो लेयर होती है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम जो स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, सॉरी स्मूथ मसल्स की बनी होगी। बीच की जो परत है इसको मायोमेट्रियम कहेंगे। और ये स्मूथ मसल्स की बनी होगी जो एरेकित पेशियां होगी। और ये एरेकित पेशियां जो है वो इन्हीं में ही जो है कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन से जो है इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो ये जो बेबी बर्थ के दौरान जो प्रसव की प्रोसेस है उस प्रसव की प्रोसेस के दौरान जो है वो यही स्मूथ मसल्स जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो बेबी पे धक्का लगता है और प्रसव की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। और इसकी सबसे लास्ट वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे पेरीमेट्रियम। और ये सिरोसा स्तर होता है, आप जानते हो। और सिरोसा जो है ये टफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। तो सुरक्षा का कार्य करता है। टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो इसकी सुरक्षा का काम करेगा। जैसे आज सिरोसा नॉर्मली हर ऑर्गन्स में जो है वो इसका कार्य जो होता है वो सुरक्षा का होता है बाहर से। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो गर्भाशय यूट्रस है ये यूट्रस आगे चल के और एक नलीनुमा संरचना में खुलता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये यहाँ पर यूट्रस के साथ में खुल रहा है इसको हम कहेंगे इंटरनल ओवस। और जो आगे का दूसरी तरफ वेजाइना का तरफ है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ओवस।
और सर्विक्स जो है वो आगे नलिकानुमा संरचना में खुलता है, जिसको हम कहते हैं वेजाइना। और ये वेजाइना ही वो स्थान है जहां पर इंसेमिनेशन की क्रिया के द्वारा जो है वो स्पर्म जो है वो रिलीज किए जाते हैं, और इसी में ही स्पर्म रिलीज होंगे और स्पर्म जो है पूरे इस पूरे मार्ग को मूवमेंट करता हुआ इस मार्ग से और यहाँ पर आकर और इनकुला पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक जो डायग्राम है, इसमें मैंने आपको सारे जो डक्ट सिस्टम और ओवेरी जो है वो कहाँ कहाँ होती है तो इसके बारे में जो कंप्लीटली बताया है। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हमने ओवेरी कहा था, तो ओवेरी की स्ट्रक्चर जो है उस पर डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है इसको हम कहते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक तो ये फीमेल का जो गैमेट है जिसको हम ओव्यूम कहते हैं, तो ओव्यूम का निर्माण भी ओवेरी के अंदर ही होगा। दूसरा, फीमेल के अंदर सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप करने वाला जो हार्मोन है जिसको मैंने एस्ट्रोजन कहा था, तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी जो है वो ओवेरी के अंदर ही होता है, तो इसलिए हमने इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा। और अब हम इस ओवेरी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो कि ओवेरी जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बादाम के आकार की होती है, यानी आलमंड शेप, आलमंड शेप स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप इस ओवेरी को देखते हो तो इस ओवेरी के अंदर आपको दो पार्ट दिखाई देते हैं। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेडुला, ये अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला, और बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो अंदर अगर आप ओवेरी की स्ट्रक्चर की बात करो तो इसके दो पार्ट होंगे। अंदर वाला जैसे हम नॉर्मली ऑर्गन्स के रूप में यूज करते हैं मेडुला, और बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब अगर आप मेडुला की बात करो तो मेडुला में आपको जो है वो इसकी जो मिजेंट्री है वो मिजेंट्री प्रवेश करती हुई दिखाई देगी। और आपको पता है कि मिजेंट्री जो होती है इस मिजेंट्री के साथ में जो है उस ऑर्गन के जो है वो ब्लड वेसल्स, तो ये हो गया ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां भी इसी मिजेंट्री से होकर आएगी। इसके अलावा लिम्फेटिक भी इसी से आएंगे, तो ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक ये इसकी मिजेंट्री से होकर आएंगे। अब ध्यान दो कि इसकी मिजेंट्री को कहते क्या है। तो 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं कि जो ओवेरी है इसकी मिजेंट्री क्या कहलाती है, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऑर्गन जो होता है उसकी मिजेंट्री होती है, और मैंने आपको टेस्टिस की मिजेंट्री को कहा था मिजोर्कियम। तो टेस्टिस की मिजेंट्री को मिजोर्कियम कहते हैं, जबकि ओवेरी की मिजेंट्री जो होती है इसकी जो मिजेंट्री है उसको हम कहेंगे मीजोवेरियम। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि ओवेरी की जो मिजेंट्री होती है इसको हम मीजोवेरियम कहेंगे, और इसी मिजेंट्री से होकर जो है इसके मेडुला पार्ट में ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक जो है वो अंदर प्रवेश करते हैं। अब तीसरी बात ध्यान रखना कि मैं आपको मेल और फीमेल जो है यानी टेस्टिस और ओवेरी के बीच में जो है वो डिफरेंट करते हुए जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हमने देखा था कि जो टेस्टिस की जो एपिथेलियम होती है जिसको हम जर्म उपतला जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियम जो हमने कहा था कि वो बाहर से आया हुआ कोई टिश्यू है, इसका खुद का नहीं होता। ऐसे ही जो है वो ओवेरी के अंदर भी जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम जो बाहर का ही आया हुआ होता है, तो ये भी कहीं बाहर यानी कि बाहर से कहीं आया हुआ जो है वो ये एपिथेलियम है, और इस एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अब टेस्टिस और ओवेरी के जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसकी हम तुलना करें तो टेस्टिस का जो होता है वो लाइनर होता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर होगा, जबकि जो ओवेरी है इसका जर्मिनल एपिथेलियम जो वो सरफेस पर होता है। तो 3 नंबर पे अगर मैं बात करूं कि ये कहां होता है, सरफेस पर। तो 3 नंबर पे अगर मैं कहूं कि इसका जो जर्मिनल एपिथेलियम है
सरफेस। चौथा अंदर आप ये समझना कि जो ओवेरी है, तो मैंने आपको कहा था कि जब मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर जो गोनेड है, उन गोनेड का डेवलपमेंट जो है वो हमारी लोअर एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके पेल्विक ब्रिम के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है इसकी लोअर एब्डोमिनल कैविटी की पेल्विक ब्रिम पर होगा, और पेल्विक ब्रिम पे जब दोनों का एक मेल हो या फीमेल हो, दोनों का यही होता है। लेकिन अगर ये जो फीटस है वो मेल का है, तो मेल का होगा तो 2 महीने की उम्र में जो है वो गोनेडोट्रोपी, जिसको हम मेल का टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होगा। टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन से जो है वो टेस्टिस जो है वो डिसेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर ये डिसेंड नहीं करते हैं, ये ओवेरी जो है वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। तो चौथा जो है, यानी कहने मतलब कि ओवेरी का डिसेंट नहीं होता, तो ओवेरी का डिसेंट नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखो कि जब अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि शुरुआत में जो है वो गोनेड का जब डेवलपमेंट होना है, जब जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का कोई भी एक पार्ट जो है हमने देखा था, जैसे यहाँ जान दो कि ये कोई एम्ब्रियो का पार्ट है, और हमने कहा था कि ये गोनेड जो है के रूप में डेवलप होगा। अब ये गोनेड के रूप में डेवलप होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो वाई क्रोमोसोम होता है उसका नॉन होमोजेनस जो पार्ट होता है उसके अंदर एसआरवाई जीन होती है, और एसआरवाई जीन जो होती है वो टीडीएफ प्रोटीन का निर्माण करती है, और ये टीडीएफ जो टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर होता है। तो इससे जो है अब ये टेस्टिस के रूप में डेवलप होगा। जबकि ओवेरी अगर बनना है, अगर मान लो कि ये गोनेड जो है ये जो आगे फीटस बनने वाला है, जो एम्ब्रियो बनने वाला है, वो अगर बेबी जो है वो अगर फीमेल है, तो फीमेल है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वाई जीन नहीं होगा, और वाई जीन नहीं होगा तो मतलब जो टीडीएफ नहीं होगा, तो ओवेरी ही अपने आप मतलब सीधे ओवेरी डेवलप होने। कहने का मतलब है कि अगर मैं 5 नंबर पे बात करूं तो आप यहाँ ये समझना कि 5 नंबर पे मैं बात करूं तो कोई भी ओडीएफ नहीं होता, यानी फीमेल के अंदर कोई भी ओडीएफ नहीं होता, यानी ओवेरी डिटरमिनेट जो फैक्टर है वो फीमेल के अंदर नहीं होता है। अगर वाई जीन नहीं है, एक्स जीन है, तो सीधा ही जो है ओवेरी डेवलप होने वाला है, टेस्टिस नहीं होगा और नहीं इसका डिसेंट होने वाला है। अब अगर मैं इसके मेडुला में मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वेसल्स तो लिम्फेटिक होते हैं, जहां से इसकी जो मीजेंट्री प्रवेश करती है मेसोवेरियम, वहां पर लिम्फेटिक वगैरह प्रवेश करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें तो इसके कोर्टेक्स पार्ट में आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो यहाँ ध्यान देना कि इसके कोर्टेक्स पार्ट में जो है वो विभिन्न प्रकार के फॉलिकल जो है वो अलग अलग स्टेज में दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के फॉलिकल जो है वो भिन्न भिन्न डिफरेंट जो है स्टेज में दिखाई देंगे। इन फॉलिकल का निर्माण कैसे होता है, ये फॉलिकल जो क्या होते हैं, किस तरीके से इन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट होता है, कितने प्रकार के फॉलिकल होते हैं, और फिर यहाँ पर जो फॉलिकल से किस प्रकार से ओव्यूम रिलीज होता है, तो इसके बारे में हम जो आगे डिटेल से जो अध्ययन करेंगे। अभी हम यही देखिए इतना देखेंगे कि ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट के अंदर जो हमें विभिन्न जो है वो अलग अलग डिफरेंट जो अवस्थाओं के अंदर जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है, और ये फॉलिकलों का डेवलपमेंट कैसा होता है तो हम वो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ओवेरी जो है वो किस प्रकार की होती है, उद्गम कहाँ होता है, और उद्गम के बाद में जो इसमें कौन कौन से संरचनाएं जो दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जो oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां हम जो है oogenesis के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो अंडरजनन की क्रिया होती है, फीमेल और मेल के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंट करते हुए पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अगर जो है वो जो भी मैंने आपको समझाया वो आप तक पहुंचा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद।